नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार से खास बातचीत की है। सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने अलोकतांत्रिक बताया है। देश में इन दिनों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जो है लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ये सदस्यता रद्द हुई है, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं दबाने का, सप्रेस करने का काम किया? देखिए, इस प्रकार की राजनीतिक हथियार से राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती। राहुल गांधी जी मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी पर राजनीतिक हथियार अपनाकर जिस प्रकार उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष में लोकतंत्र ही को जिंदा रखने का कार्य विपक्ष का होता है और विपक्ष की आवाज को दबाने का जो कार्य सत्ता पक्ष कर रहा है, उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि राहुल गांधी को कभी भी लोभ लालच नहीं रहा है। उनके पिता, उनके दादा जो है वो प्रधानमंत्री रहे। ऐसी परिस्थितियों में सर क्यों समझते हैं कि टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को? क्या डर है 2024 से पहले जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकली, या फिर चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, लोकसभा और अगर बात करें लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में क्या डर समझते हैं विपक्ष? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मन में भय है। 2024 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी 2024 के चुनावों में। उस दृष्टिगत से उनको टारगेट किया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है, जब ठान लेते तो करके ही पीछे हटते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। मन में कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पाया कि समाज में भय का माहौल है, लोगों के मन में डर है, उस दृष्टि से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। आपने एक अपील भी करी कि सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन लोगों की भागीदारिता भी बहुत जरूरी है। इस कदम के लिए जो है लोगों से भी आपने अपील करी कि लोग भी आगे आएं और इसलिए इसके लिए जो है देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जनता की आवाज आज राहुल गांधी जी है। लोकतंत्र की आवाज राहुल गांधी जी है। ये सवाल एक पार्टी और एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल ये है कि इस समाज में जो भय का माहौल है, उस माहौल से मुक्ति कब मिले। ऐसा समय 75 साल में बहुत कम आया कि जब भय और आतंक के डर के माहौल में समाज जी रहा हो। राहुल गांधी जी ने उस समाज की आवाज़ को उठाया और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ को सदन में रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में बोलने से उनको नहीं रोका जा सकता। आखिरी सवाल आपसे शानन प्रोजेक्ट को लेकर है सर, क्या स्थिति है उसकी? लीज जो है वो भी खत्म होने वाली है। ऐसे में बिजली को लेकर जो समझौते पंजाब के साथ चल रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, जहाँ तक शानन प्रोजेक्ट की लीज है वो 2024 में ख़त्म होगी। 99 साल बाद वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। उसकी कार्रवाई हम पंजाब सरकार से मिलकर आगे करेंगे। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर। साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को इस तरह से दबाया जरूर सकता है, लेकिन जनता की अदालत में यह आवाज जो है वो गूंजती रहेगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को कुछ भी बोलने की आदत है। सभी को कानून की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार उपवास और महिलाओं को 1500 रुपए देने के मामले में गुमराह कर रही है। कांग्रेस बेरोजगारों की समस्या से नदारद है। बोलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप गालियां देते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार है कानून के तहत कि वो अपनी भावनाओं
जो आहत हुई है उसके संदर्भ में कानूनी लड़ाई लड़े, और ये परिणाम उसी सारी चीज का है। भाषण में हमने जो बोला, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में सुनवाई हुई और निर्णय आया कि 2 वर्ष की सजा, हालांकि जमानत भी साथ में दे दी उनको, लेकिन उस सारी जजमेंट के पश्चात एक कानून की परिधि में एक व्यवस्था ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल के लिए जिसको सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता लोकसभा विधानसभा से जा सकती है। एक सरकार बनने के बाद जो बात जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए थी और करनी चाहिए थी, उस पर ही बोलना चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने ओपीएस के मामले में गुमराह किया, ओपीएस के साथ साथ में जो महिलाओं को 1500 रुपए देने के मामले में गुमराह करने की कोशिश है फिर भी चल रही है। उन सारी बातों को लेकर के पोल खुल गई है। मैं इतने कहूँगा सर, हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं उनको काम से नहीं निकालेंगे, नहीं हटाएंगे। नियमित करने के सिलसिले में क्योंकि कोर्ट के कुछ एक जजमेंट्स उसमें आई है, उसमें कठिनाई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनको बहुत विवश होकर के मजबूरी में छोटे काम के लिए ज्यादा पैसे न दे करके कम पैसों पर काम करना पड़ता, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पारिवारिक परिस्थिति पर। प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार से इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा ने खास बातचीत की है। चंद्र कुमार का कहना है कि बजट ने हर वर्ग को नई दिशा देने का काम किया है। आइए सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद हैं कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी। जानना चाहेंगे खासकर बजट में कृषि के लिए क्या उत्कृष्ट कार्य किया गया ताकि किसानों और बागवानों का चौमुखी विकास हो। सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 53,000 से अधिक करोड़ का जो बजट इस बार पेश किया है, कृषि के लिए क्या विशेष है? देखिए, ये जो बजट है, ये बजट जो है वो हर वर्ग के लिए जो है वो एक अच्छी दिशा और दशा का बजट है। और इसमें ज़्यादातर के जो मुख्यमंत्री का जो इस बजट में जो विशेष ध्यान जो है वो छोटे वर्ग के लोगों की तरफ और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। सर, इसके अतिरिक्त देखा जाएगा जिस तरीके से भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि खर्ची कांग्रेस सरकार बढ़ाती जा रही है। यदि बात की जाए पूर्व वीरभद्र सरकार के दौरान भी 9 सीपीएस बनाए गए, वहीं वर्तमान में 6 सीपीएस बनाए गए और 3 को कैबिनेट रैंक दिया गया। ऐसे में लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि फिजूल खर्ची किया जा रही है। इसके ऊपर क्या कहना है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं वो तो पहले विधायक भी हैं, तो उनको तो विधायक का भी पैसे मिलेंगे और एक तो गाड़ी उनको दी है, इसमें कोई एडिशन बाकी कुछ जो उन्होंने एडवाइजर वगैरह बनाए हैं वो आईटी सेक्टर के लोग हैं। इस तरह से गोकुल पटेल जो है जो आईटी सेक्टर में उसने अच्छा काम किया। सर, आखिरी क्वेश्चन, जिस तरीके से जो जनमंच है, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी कहा था लंच मंच है जिसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से लंच यानी कि भोजन के लिए ही 1 करोड़ 70 लाख खर्चा गया। ऐसे में इस जनमंच के अलावा अब कौन सी नई योजना आएगी ताकि लोगों को घर द्वार पर सुविधा मिल सके? देखिए, हमारे ग्रीवेंसेस कमेटियाँ होती हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की कमेटियाँ होती हैं, हमारे सब डिविजन्स के ऊपर ग्रीवेंसेस कमेटियाँ होती हैं और सब डिविजन्स के ऊपर हमारी एक कार्यकारिणी बनी होती है जिसमें हम SC के लोग जो हैं उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर डालते हैं और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं। सारा जो खर्चा जो वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा है। फिर आपने सब डिविजनल लेवल के ऊपर ऐसा दे दिया 1 करोड़ रुपये कि आप जितने बेनिफिशरीज हैं, जिनको सिलेंडर मिला है उसको भी घर से उठा के ले आओ, जिसको पेंशन लगी है उसको भी घर से उठा के ले आओ, आप बालवाड़ी लेके आओ, आंगनवाड़ी लेके आओ, आशा वर्कर लेके आओ और जिनको जो है जो लोग बेचारे अपने कामों में लगे और उनको कहा कि बल्दियाँ बदल के आ जाओ और बाद में वो ट्रकों में जिम्मेवारी को दे दी कि ये जो है वो यानी कि कुल मिलाकर 100 बात की बात है। जिस तरीके से हमने कृषि मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो बजट है सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया जिसमें चौमुखी विकास हो। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि नई सरकार के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेहतरीन बजट पेश किया है और एक नई सोच के साथ बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है और वाहनों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है। हमने वातावरण के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की है, उसी का नतीजा है कि आज बेमौसमी बरसात, बेमौसमी ठंड और बेमौसमी गर्मी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह पहला बजट पेश किया है, सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। वहीं विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि इसमें सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा गया। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे राजेंद्र राणा जी से। सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष बात कर रहे हैं कि इसमें किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया, इसके ऊपर क्या कहना है सर? देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष का धर्म विरोध करना है और विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं भी लंबे समय से विधानसभा में हूँ और मैंने भी कई बजट पेश होते हुए देखे हैं, ये जो वर्तमान सरकार ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला बजट नई सरकार का पेश किया है, बेहतरीन बजट है। दूरगामी इसके परिणाम होंगे और इसमें नया सोच लेके ये बजट जो है आया है। सर, जैसे लगातार कहा जा रहा है कि जिसे ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हो रहा है राज्य और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएगी, कहीं ना तो कहीं कहना है विपक्ष का कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से है। और यदि बात की जाए 2 करोड़ की एक बस आ रही है, इलेक्ट्रिक बस गाड़ियों की भी बात की जाएगी, उसमें भी 20 लाख से ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं इसकी आय अधिक है। और यदि बात की जाए इसमें सब्सिडी भी सरकार द्वारा 50% दी जा रही है, इसके ऊपर देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आजकल वातावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है और इससे देश में पोल्यूशन भी हो रहा है, वातावरण भी खराब हो रहा है और ये जो मौसम का साइकिल है ये भी पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, आप पुराने समय में आप देखिए कि जुलाई अगस्त में भारी बरसात होती है। अब ये नहीं पता बरसात कब हो जाए, कब ठंड हो जाए, कब गर्मी हो जाए, क्योंकि हमने नेचर के साथ जो छेड़खानी करी है उसके परिणाम है कि ये जो आपका मौसम है ये भी पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सभी प्राणियों को, सभी लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को शुद्ध ऑक्सीजन मिले, अच्छी हवा मिले, लोग स्वस्थ रहें, इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। और इस दिशा में बढ़ने के लिए बजट में ये सारे प्रावधान किए गए। रातों रात कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती, महल नहीं खड़े होते। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए समय लगता है और ये शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद इसके नतीजे आते हैं। तो ये आने वाले समय में इसके रिजल्ट आएंगे, स्वाभाविक आएंगे, निश्चित तौर पर। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा ने ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी। जानना चाहिए खासकर जो ये बजट है, क्या सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया? यदि बात की जाए विपक्ष का कहना है कि इसमें बजट में जिस तरीके से पुरानी योजना, चाहे हिमकेयर योजना, सारा योजना, ग्रीन योजना, 100 नंबर योजना समेत अनेक योजनाएं ने, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी योजनाओं को सदन में नहीं लाया जाता। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि खासकर क्या वो योजना सुचारू रूप से चल रही है? जो पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो पेश किया है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम वर्ग के लिए, आम जनता के लिए बहुत सुखदायी है जी। और ऐसा बजट जो है मैं समझता हूँ कि पहले कभी नहीं आया था। और जो पुरानी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि इसमें हम इतने डालेंगे, इसमें वो छोड़ के सीधा जो है गरीब वर्ग को टच किया गया है। फिर हमारी ग्रामीण विभाग में, रूरल डेवलपमेंट में 1900 करोड़ रुपए का बजट, 1900 करोड़ का बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को अतिरिक्त जो है पिछले साल से दिया। यदि बात की जाए अभी फिलहाल 2,31,000 महिला को ही 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, अन्य महिला को चरणबद्ध तरीके से कब तक दी जाएगी? देखिए, ये तो चरणबद्ध तरीके से तो हर 2 महीने 3 महीने रिव्यू होता है हर स्कीम जी, जिसमें ये नहीं कि 5 साल का समय लगेगा। व्यवस्था जो है कायम करी जा रही है। प्लानिंग जो ऑलरेडी, चाहे वो 1500 रुपये देने की बात हो, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, दूध गंगा योजना की बात हो, रोजगार आपके सामने है। ये रोजगार 30,000 ऑलरेडी युवाओं को जो है रोजगार जो है बजट में ऑलरेडी पेश कर दिया गया है। तो सारी स्कीम जो है
जैसे कि हर वर्ष तरीके से जैसे हर वर्ष कहा जाता था कि 1 लाख नौकरी दी जाएगी और आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। अभी तो भैया बजट तो बिल्कुल सर अभी पेश हुआ है। जी जी। तो अभी इसी साल आप देख लीजिए कितनी नौकरी। यदि सर बात की जाए जैसे इलेक्ट्रिक बसों की बात की जाए, जो जिस तरीके जो व्यवस्था है, जिस तरीके से आज भी सदन में जिस चर्चा के दौरान कहा गया था माननीय सदस्य ने कि जिस तरीके जो पेट्रोल जैसे डीजल बढ़ जाता है 1 मिनट बढ़ जाता है और जो बस है चार्जिंग करने में 1 घंटा लग जाता है, ऐसे आने वाले समय में किस तरीके की सुविधा की जाएगी कि प्रत्येक क्षेत्र में हर जगह चार्जिंग स्टेशन? ई बसेस की बात हो रही है, ग्रीन स्टेट की बात, ग्रीन स्टेट, उसमें न केवल इलेक्ट्रिक बसेस है ट्रक बल्कि ट्रक है, टैक्सीज है, सभी वाहन जो है इलेक्ट्रॉनिक दिए जाएंगे। और ऑलरेडी जो है पूरा सर्वे कर लिया गया है। 350 बसों को ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। वही चार्जिंग स्टेशन की जो आप बात कर रहे हो, एक्चुअली जब बसें खरीदी जाएंगी उससे पहले चार्जिंग स्टेशन हर जगह जो है वो लग जाएंगे, जो कि सब कमर्शियल व्हीकल के लिए होंगे, न केवल बसों के लिए होंगे। जी जी सर, इसके अतिरिक्त जिस तरीके से जो संस्थान बन के गया है, भाजपा लगातार धरना प्रदर्शन में की आक्रोश रैली भी निकाली है, तो कौन से संस्थानों पर रखा जाए? जैसे पहले भी कह चुके हैं कि रिक्वायरमेंट जो रखे कि कितने स्टूडेंट होने चाहिए। 900 संस्थान जो है बन के पिछले 6 महीने में जो उन्होंने खोले थे और 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला था हमारी सरकार ने, सुखबीर सिंह जी की सरकार ने। 0 इनरोलमेंट वाले स्कूल वो बंद करे हैं, 5 से नीचे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो बंद करेंगे। नीड बेस्ड जो है वो खोले जाएंगे, सारे बंद नहीं किए, 4-6 छोड़े हैं। जो नीड बेस्ड थे वो ऑलरेडी छोड़े, जैसे डिमांड आएगी उसको। और बिना बजट के जो है जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बिना बजट के वो पास कर दिया था। जैसे जैसे विधायकों की, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, इस डिमांड आएगी उस हिसाब से वो खोले। जी, इसके अतिरिक्त इसी तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रखा था कि 10 करोड़ रखे जाएंगे और 60 विधानसभा क्षेत्र में 680 करोड़। चाहे देखिए ऐसा है, बिल्कुल वो तो हमारी गारंटी है, वो तो हम देंगे 10 करोड़ रुपये प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 680 करोड़ रुपये रखे, वो हम लोग ऑलरेडी जो है युवाओं को कम ब्याज पे देने की बात हो रही। इसके अतिरिक्त जो है सौर ऊर्जा के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री ने अनुदान रखा है, जो 1 करोड़ रुपये की लागत है, उसमें 40 लाख रुपये जो है सब्सिडी देने की बात है। उधर कुलदीप राठौर और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको बागवानी मंत्री ने क्या कहा। सरकार इस विषय में सोचेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और बागवानों का जो शोषण होता रहा है, ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दिशा में हमने मेरी क्षेत्र के किसानों और बागवानों से भी बात हुई है, क्योंकि 2 सीए स्टोर उनके मेरे क्षेत्र में, तो हम जो है किसानों और बागवानों का शोषण नहीं होने। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा जो एपीएमसी का जो एक्ट है, अगर उसका कहीं वायलेशन हो रहा है, उसको हम देखते हैं। अगर कोई जो भी, चाहे अदानी हो चाहे कोई भी हो, अगर एपीएमसी के एक्ट का वायलेशन करेंगे उनके ऊपर हम जो एक्शन लेंगे। उसके लिए अभी से हम लोगों ने जो है बहुत सारी बैठकें जो है बागवानों से की है और उनसे फीडबैक भी लिया है कि वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, जो भी उचित होगा। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का ही उपदान मिला है। प्रदेश सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा है। आयोग 30 या 31 मार्च को नए वित्त वर्ष के लिए बिजली की दरें तय करेगा। 126 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो सकती है। औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलने वाली सप्लाई के भी दाम बढ़ने के पूरे आसार हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर अनुदान देने के लिए सरकार की ओर से उपदान दिया जाता है। साल 2022-23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपए का उपदान दिया था। तो हिमाचल में बिजली की दरें जो है वो बढ़ सकती हैं और 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का बिजली बोर्ड ने प्रस्ताव आयोग को भेजा है और 31 मार्च तक नई बिजली दरें तय हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 126 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1326 नमूनों की जांच हुई थी, जिसमें से 46 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय केस 495 पाए गए हैं। फिलहाल कोरोना से सोमवार को किसी की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई थी। प्रदेश के अस्पतालों में आने वाले लोगों और मरीजों को मास्क पहनना जरूरी किया गया है।
मंडी जिला के तहत निर्मित बीएसएल और कोल डैम पन विद्युत परियोजना लोगों को सही लाभ नहीं दे पा रही है। इन परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में नियम 101 के तहत चर्चा की गई। 101 के तहत विधानसभा में चर्चा इस मुद्दे पर हुई और मैंने निश्चित तौर पर बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर जो बीबीएमबी के द्वारा बनाया गया है तथा एनटीपीसी के द्वारा जो कोल डैम, दो प्रोजेक्ट जो पन विद्युत परियोजनाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, स्वाभाविक तौर पर जब ये परियोजनाएं आती हैं गवर्नमेंट के साथ एमओयू होता है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार के परिणाम भी उसके बाद सामने आते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पर विस्थापन का दंश भी सहा है। लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपनी जमीनें दी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन हमको इस प्रोजेक्ट से हमारे सुंदरनगर के लोगों को मिला क्या? विस्थापन के बाद उनको ठीक प्रकार से बसाने का काम नहीं हो पाया और आज भी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चला था उसमें अनेकों प्रकार से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते थे और अब धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट चल पड़ा, वर्षों से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ ज़्यादा अधिकारियों की कर्मचारियों की जरूरत नहीं थी। बीबीएमबी की सारी कॉलोनी खाली होगी। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन वापिस सरकार को आए। हमारे जो औस्ती भी हैं उनको भी जहाँ पर ज़मीनें दी गई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा कि अभी भी वो ज़मीनें उनके नाम से नहीं है, ये सारा मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया। खबर मंडी से है। आईपीएस सौम्य ने एसपी मंडी का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले मंडी पहुंचने पर आईपीएस सौम्य को पुलिस विभाग की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईपीएस सौम्य ने मंडी जिला की चुरंजुए पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वहीं इससे पूर्व मंडी में आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री के बाद सौम्या साम शिवन दूसरी महिला पुलिस अधीक्षक हैं। बता दें कि पूर्व मंडी एसपी शालिनी अग्निहोत्री साल 2020 में जिला की पहली महिला एसपी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो आईपीएस सौम्या मंडी की नई एसपी बनी हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।